प्रीवियस लेक्चर्स में अमीन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हो चुकी है और केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर हम अमीन्स के बेसिक नेचर को कंपेयर कर रहे थे। मैंने एक जनरल कंपैरिजन आपको बता दिया था, जिसमें अमोनिया के कंपैरिजन में एलिफेटिक अमीन्स, अमोनिया के कंपैरिजन में एरोमेटिक अमीन्स, अमाइड्स, इन सभी का एक साथ कंपैरिजन। ये सारे केसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के लिए, एलिफेटिक अमीन्स के केस में कंपैरिजन को लेकर लास्ट टाइम पर लास्ट क्लास में जो बातें हुई थी, मैं शॉर्ट में आपको फिर बता रहा हूं कि यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पर बात करते हैं तो टर्शरी अमीन्स आर मोस्ट बेसिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन प्राइमरी। परंतु सिर्फ यह इफेक्ट तभी आप अप्लाई करें जब आपको अमीन्स का कंपैरिजन गैस फेज में करना हो बेसिक नेचर को लेकर। यदि अमीन्स गैस फेज में न देकर सॉल्यूशन फेज में कंपेयर किए जाते हैं तो द फैक्ट इज डिफरेंट, क्योंकि इसमें अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स के साथ साथ जो अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हमने दो फैक्टर्स की बात की है। वन इज स्टीरिक फैक्टर एंड अनदर इज हाइड्रेशन। स्टीरिक एज वेल एज हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग जो अमीन्स का बेसिक नेचर आता है वो इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में ठीक अपोजिट ऑर्डर में आ जाता है। मतलब इस केस में प्राइमरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी, मोर बेसिक देन टर्शरी। एंड द फैक्ट इज, जब आप मिथाइल और इथाइल अमीन्स लेते हैं तो मैंने आपको लास्ट टाइम पर बताया था कि जब मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हो तो सेकेंडरी अमीन विल बी मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन स्टेट में, उससे कम बेसिक नेचर होगा प्राइमरी का और उससे भी कम बेसिक नेचर होगा टर्शरी का। इथाइल अमीन्स लिए जाने पर सेकेंडरी अमीन मोस्ट बेसिक होते हैं, उसके बाद टर्शरी अमीन्स आते हैं और उसके बाद प्राइमरी अमीन्स आते हैं। नाउ टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विथ द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ substituents on the basic nature of, effect of substituents on the basic nature of aromatic amines, aromatic amines। ये कंपैरिजन एलिफेटिक से थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा। उसका सबसे पहला एक रीजन तो क्लियर है आपके सामने कि जब हम एनिलीन की बात करते हैं, एरोमेटिक अमीन सिंपलेस्ट, तो नाइट्रोजन की लोन पेयर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन में डीलोकलाइज होती है और सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट्स एरोमेटिक अमीन्स में बेसिक नेचर पर क्या होते हैं, इसको लेकर कुछ कॉमन कंक्लूजन्स हम निकालें। सबसे पहली चीज तो यह है कि यदि रिंग पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर को डीलोकलाइज करवाने में हेल्प कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन को डिक्रीज कर देते हैं और इस वजह से बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स ऐसे ग्रुप्स के कारण, ऐसे ग्रुप्स की प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाता है। सो हियर द कंक्लूजन हैज कम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीज द बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स, ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। This is electron withdrawing groups. Electron withdrawing groups decrease the basic nature of aromatic amines. ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स इसका अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। So they increase the basic nature of aromatic amines. इस बात को
एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि NH2 ग्रुप की पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जरूरी नहीं हम मिथाइल रखकर ही देखें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आप कोई भी ग्रुप रखिए। अदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स में यहां पर आप हाइड्रोक्साइड रख सकते हैं, एल्कोक्साइड रख सकते हैं, और इवन यहां पर NH2 ग्रुप भी एक और आ सकता है। थर्ड एग्जांपल जो मैंने लिखा है इसमें NO2 ग्रुप जो अटैच्ड है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो नेचुरली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मोर बेसिक नेचर प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेस बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है इसको। सो दिस इज वन ऑफ द कंक्लूजन्स रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, इसी कंक्लूजन के आगे बढ़ते हैं। द रेस्पेक्टिव इफेक्ट of a substituent, the respective effect of a substituent is more at para position than at meta position। जी हां, अभी मैंने ऑर्थो के रेफरेंस में कोई बात नहीं की है। द रेस्पेक्टिव इफेक्ट, रेस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का बेसिक नेचर को कम करने वाला इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का बेसिक नेचर को बढ़ाने वाला इफेक्ट। ये दोनों ही रेस्पेक्टिव इफेक्ट्स पैरा पोजीशन पर ज्यादा होते हैं, मेटा पोजीशन पर कम होते हैं। रिगार्डिंग नाउ ऑर्थो पोजीशन, यदि हम ऑर्थो पोजीशन को भी इंक्लूड करके बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरह बेंजोइक एसिड में जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट हमने देखा था, जैसा वहां पर एक ऑर्थो इफेक्ट करके फेनोमेना आता है, यहां पर भी उसी तरह का ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। ग्रुप्स ऑफ ऑल द टाइप्स, वेदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, यदि ये ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं एरोमेटिक अमीन्स में, तो एरोमेटिक अमीन्स में ऑर्थो पोजीशन के सब्स्टिट्यूएंट्स बेसिक नेचर को हमेशा डिक्रीज करते हैं। यस, दे ऑलवेज डिक्रीज द बेसिक नेचर whether the group is electron withdrawing or the group is electron releasing, basic nature is decreased, जिसे आप ऑर्थो इफेक्ट इन अमीन्स बोलते हैं। अब ऑर्थो इफेक्ट का रीजन क्या है, तो वैसे कोई क्लियर परफेक्ट रीजन इसके लिए नहीं दिया जाता। आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि द कंबाइंड स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स रिजल्ट इनटू दिस फैक्ट। ऑर्थो पोजीशन का सब्स्टिट्यूएंट बेसिक नेचर को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी वर्क करते हैं लेकिन साथ साथ स्टीरिक इफेक्ट भी वर्क करते हैं। तो स्टीरिक इफेक्ट तो सीधा सीधा है, ऑर्थो पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो वो इस ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर आता है। अप्रोच ऑफ द स्पीशीज टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिकल्ट हो जाता है, बेसिक नेचर उसके कारण डिक्रीज होगा। यदि ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इफेक्ट और ज्यादा हो जाता है, रिलीजिंग है तो सिर्फ स्टीरिक फैक्टर वहां पर बेसिक नेचर को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेट अस इंक्लूड दिस थिंग। आपका एक पॉइंट हो चुका है, द रेस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मोर एट पैरा देन एट मेटा। इसी में मैं ऑर्थो इफेक्ट करके इस पॉइंट को लिखता हूं, फिर कुछ एग्जाम्पल लेकर भी हम कंपेयर कर लेंगे। ऑर्थो इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स डिक्रीज द बेसिक नेचर when present at ortho position, when present at the ortho position,
the electron withdrawing groups or electron releasing groups. This is called as ortho effect. This is due to collective electronic and steric factors. Electronic and steric factors. कंपैरिजन के लिए आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है. यदि मैंने नाइट्रो एनिलीन लिया है, एनिलीन और नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंट होने के साथ साथ इसके तीनों आइसोमर ऑर्थो नाइट्रो, मेटा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो एनिलीन और साथ में एनिलीन. अब सबसे पहले हम यहां पर एक बात यह निश्चित कर लें कि जो ग्रुप है वो कैसा है. इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये बेसिक नेचर को तो कम करेगा ही. अब बेसिक नेचर कम होने के साथ एक कंक्लूजन तो आ ही चुका है कि इन सभी में एनिलीन शुड बी मोस्ट बेसिक. आई एम टॉकिंग अबाउट द आंसर नाउ. ये तीनों का बेसिक नेचर एनिलीन से तो कम ही होना चाहिए, तो मोस्ट बेसिक की कैटेगरी में आ जाता है एनिलीन. अब बात होती है इन तीनों की. इसमें इफेक्ट ऑफ द ग्रुप मेटा पोजीशन पर कम, पैरा पोजीशन पर ज्यादा है. यदि मेटा पोजीशन पर कम इफेक्ट आता है तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट मेटा पोजीशन पर कम होने पर मेटा नाइट्रो वाला एनिलीन, एनिलीन से कम बेसिक बट बाकी दोनों से ज्यादा बेसिक होना चाहिए. उसके बाद ये इफेक्ट पैरा पोजीशन पर डोमिनेट कर रहा है और ऑर्थो पोजीशन पर ये फर्दर डिक्रीज कर रहा है. इसका मतलब द कंक्लूजन इज ये मोस्ट बेसिक, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं. मेटा पोजीशन वाला इससे कम बेसिक होगा. एक्चुअली मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है. जैसे मैं बात करूं NO2 ग्रुप के दोनों इफेक्ट्स की, एक रेजोनेंस इफेक्ट और एक इंडक्टिव इफेक्ट, तो एट मेटा पोजीशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, जबकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट भी यहां पर अप्लाई होने लगता है. सो दैट वे मेटा पोजीशन पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज लेस, सो इट इज मोर बेसिक देन द रिमेनिंग टू. पैरा वाला थर्ड पोजीशन पर ले रहा हूं मैं, ऑर्थो वाले को सबसे कम बेसिक बता रहा हूं मैं. ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वहां पर ये इफेक्ट्स तो अप्लाई हो ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, स्टीरिक फैक्टर भी लग रहा है. कलेक्टिवली ऑर्थो इज लीस्ट बेसिक. आइए इसी के एप्लीकेशन में एक और एग्जांपल लेते हैं. जब एनिलीन का कंपैरिजन हम साथ में करते चलेंगे OCH3 ग्रुप लगाकर, OCH3, मैं ठीक वैसे ही OCH3 को ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशंस पर लेकर इसे कंप्लीट करता हूं, इसे कंपेयर करूंगा मैं. So now you have these four. इस बार एक चीज निश्चित कर लें, एनिलीन कहां स्टैंड करेगा या एनिलीन के कौन कौन सी तरफ क्या क्या आना चाहिए. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, OCH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, नो डाउट. रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है. लेकिन जब दो अपोजिंग इफेक्ट्स होते हैं तो कॉमनली फिर डोमिनेंस भी देखा जाता है. इन दोनों इफेक्ट्स में OCH3 ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग. मतलब ये सिंपली कहें तो हमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की टर्म्स में कंक्लूजन निकालना है. तो अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एनिलीन से ज्यादा बेसिक होना चाहिए, बट ऑर्थो पोजीशन वाले पर ऑर्थो इफेक्ट लगने के कारण वो बेसिक नेचर एनिलीन से भी डिक्रीज कर देगा. सो दैट वे इन चारों में एनिलीन से
एक की कम बेसिक स्ट्रेंथ मिलना है और मेटा और पैरा वालों की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिलना है। रिलीजिंग इफेक्ट कहां ज्यादा लगेगा, मेटा पर या पैरा पर? पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन पर इफेक्ट ज्यादा है, मतलब पैरा वाला शुड बी मोस्ट बेसिक। अब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर कंपेयर करूंगा, यहां पर मेंशन करूंगा, तो ये मोस्ट बेसिक है। इससे कम बेसिक नेचर मेटा वाले के लिए लेना होगा, इससे भी कम बेसिक एनिलीन आएगा, और कम बेसिक नेचर ऑर्थो पोजीशन वाले का होगा, विच इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। यदि ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता तो समवेयर मोर बेसिक नेचर ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड लिया होता हमने एनिलीन के कंपैरिजन में। दिस इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट कि आप एनिलीन से इसको कम बेसिक में काउंट कर रहे हैं। ये कुछ कंक्लूजन्स थे। अदर देन दैट सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट एरोमेटिक अमीन्स में अभी हम बेंजीन न्यूक्लियस पर देखते हैं। यह भी तो पॉसिबल है कि इसके कंपैरिजन में मैं यहां पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनको रिप्लेस करके सेकेंडरी या टर्शरी अमीन से इसको कंपेयर करूं, तो वो कंपैरिजन बड़ा सिंपल है। उसमें बहुत सिंपल तरीके से आप ये कंक्लूड कर लो कि यदि ये हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होते हैं, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। यदि ये हाइड्रोजन रिप्लेस अराइल ग्रुप से होते हैं तो बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। मतलब इस केस में भी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अल्काइल ग्रुप से हो रहा है तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। अराइल ग्रुप से मतलब जैसे 2 फिनाइल ग्रुप आ गए, सेकेंडरी अमीन बन गया, या 3 फिनाइल ग्रुप्स वाला एक टर्शरी अमीन है, तो फिनाइल ग्रुप्स के आने से बेसिक नेचर डिक्रीज होगा, रिमार्केबली डिक्रीज होगा, which can be explained in terms of बल्कि ग्रुप्स भी है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन और फर्दर बढ़ जाएगा। एरोमेटिक रिंग से यदि आकर ज्वाइन होती है, फिनाइल ग्रुप से यदि आकर ज्वाइन होते हैं तो सो दीज आर द कंक्लूजन्स। आई होप विथ ऑल दीज पॉइंट्स, एलिफेटिक के केसेस, एरोमेटिक के केसेस, एर एल्काइल अमीन्स, एर एल्काइल अमीन्स मतलब एक एरोमेटिक ग्रुप हो और एक एलिफेटिक ग्रुप हो, उनका कहीं पर भी कंपैरिजन आता है तो यू मस्ट बी इन अ पोजीशन कि आप आंसर दे पाए। सब्स्टिट्यूएंट्स को लेकर वैसे मैं आपको बताऊं, कॉमनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं केसेस को लेकर आते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। हाँ जी, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा -I, OCH3 का -I एंड +R इफेक्ट होता है। हाँ नहीं, यहां पर जैसे मैंने कहा कि एक ऑर्थो इफेक्ट भी काम कर रहा है, सो दिस ऑर्थो इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल। आई डू एग्री OCH3 ग्रुप पर, OCH3 ग्रुप पर रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है। मैंने एक चीज और कही थी, यदि आपने ध्यान दिया हो, कि -I और +R दोनों वर्क कर रहे हैं, पर देखा यह जाता है कि डोमिनेंस किसका है, विच इज द डोमिनेटिंग इफेक्ट। तो +R इज अ डोमिनेटिंग इफेक्ट। मेटा पोजीशन पे हाँ हाँ, तो वो फिर एनिलीन क्या नाम है, मेटा और मेटा पे जब OH3 लगा जिससे फिर डिफरेंट डोमिनेंट क्या होता है। हाँ हाँ, तो एनिलीन का ज्यादा होना चाहिए बेसिक कैरेक्टर। नहीं, आई एग्री, एनिलीन, ऑर्थो और मेटा, यदि हम इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं तो सेकेंड पोजीशन पर हम ले लें एनिलीन को डिक्रीजिंग बेसिक नेचर में। एक्चुअली दिस इज द केस विथ OH ग्रुप, नॉट विथ OCH3 ग्रुप। ये केस आप जो बोल रहे हैं ये होता है जब जैसे यहां पर सब्स्टिट्यूएंट OH होता तो डेफिनेटली ये इफेक्ट ऑब्जर्व इसी वे में किया जाता है। मतलब अगेन इट इज नॉट अ जनरलाइज्ड ऑर्डर। यहां पर मैं कोई भी ग्रुप लगा दूं तो मुझे यही ऑर्डर मिलेगा, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल।
एक और चीज मैं क्लियर करता हूं, देखिए इसके लिए तो ये फिक्स्ड है, व्हाटएवर हैज टेकन प्लेस। एक बार मैं फिर बोल देता हूं कि यहां रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है, पर रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव। हम ये बोलते हैं कि इट इज मोर इफेक्टिव। अप्लाई नहीं हो रहा है मेटा पोजीशन पे, ये नहीं बोलते, बल्कि बोलेंगे इट इज मोर इफेक्टिव एट ऑर्थो एंड पैरा देन एट मेटा। तो एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं कि इन सभी में जब बेसिक नेचर को लेकर कोई ग्रुप्स हम बदलते हैं, इंस्टेड ऑफ OCH3 यदि आप OH ग्रुप या सम अदर ग्रुप इज देयर, तो ऑर्डर में बी डिफरेंट। प्रैक्टिकली मुझे पता है, अभी आपके माइंड में ये आ रहा है कि हमें फिर कहां कैसे पता लगेगा कि क्या अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप जितने मैंने कॉमन केस, इसीलिए मैं ये भी बात ऐड कर रहा था कि यहां पर मेंशन जो केसेस हैं दे आर ऑल कॉमन केसेस। कभी भी रेंडमली आपके सामने ऐसे एग्जांपल्स नहीं आने वाले हैं जिनमें आप सिर्फ स्ट्रक्चर को देखकर कंक्लूजन ना निकाल पाए। अदरवाइज तो फिर इनकी केबी वैल्यूज देख, अनलेस एंड अनटिल वी नो द केबी वैल्यूज नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। फैक्चुअल पॉइंट और बताता हूं, इनकी एक्चुअली केबी वैल्यूज में, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, उसमें बहुत कम फर्क होता है। ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें यदि आप इनकी एक्चुअल केवी, हाँ बोलिए। अगर ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है और या फिर मिथॉक्सी ग्रुप लगा है तो उसमें ज्यादा बेसिक कौन होगा? ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप NO2 लगा है, या फिर मिथॉक्सी ग्रुप में ज्यादा बेसिक कौन होगा? डेफिनेटली मिथॉक्सी ग्रुप वाला ज्यादा बेसिक होगा। तो आप तो माइनस साइन करते हैं, प्लस R भी तो है। हाँ जी, NO2 का तो क्लियर है, मतलब NO2 जैसे ग्रुप में तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि NO2 इज हैविंग बोथ नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, इंडक्टिव भी, और रेजोनेंस इफेक्ट भी नेगेटिव है। CH3 में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, NO2 ग्रुप वाले, CH3 ग्रुप वाले, इनमें कभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी यहां पर यदि CH3 ग्रुप लिया हो तो ये कंडीशन और ज्यादा क्लियर रहती है। कंट्रोवर्सी केवल आती है जब आप दोनों इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो। यहां पर डेफिनेटली नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड, पर्टिकुलरली जैसे एक दो तो क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाएंगे, पर जैसे ऑर्थो मेटा की पोजीशंस कहां कहां आनी चाहिए, वो इन केसेस में हमेशा कंफ्यूजिंग होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा, और क्वेश्चंस में भी नहीं आता है ये। हाँ बोलिए। लास्ट वाले केस में मेटा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा था जी, तो आपने उसको ज्यादा बेसिक बताया, ज्यादा बेसिक बताया एनिलीन से। मिथॉक्सी वाले को मैंने एनिलीन से ज्यादा बेसिक नहीं बताया। मेटा मिथॉक्सी आपने लिखा था, मेटा मिथॉक्सी। Okay, this is taken as most basic. Meta is taken as, हाँ सही तो है, where is the problem? सर आपने बताया माइनस आई इफेक्ट लगा था, हाँ, और मेटा पोजीशन पे सिर्फ माइनस आई लगेगा, प्लस आर नहीं लगेगा। डोमिनेंस होता है रेजोनेंस इफेक्ट का, लेकिन मेटा पोजीशन पर इफेक्टिवनेस रेजोनेंस इफेक्ट की कम हो जाती है, ये कहा मैंने। सर वहां शायद होती नहीं है ना। अच्छा एक काम करें, हम मिथॉक्सी की जगह मिथाइल ग्रुप्स लगा लें। सर फिर तो प्लस आई लगेगा। मैं वही बोल रहा हूं आपको, इसीलिए मैं कंक्लूजन जो निकालना चाहता हूं, आइए एक काम करते हैं, discussion will be continued, don't worry. Suppose I have taken CH3 groups. अभी इस ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ, दैट इज द पॉइंट। अब मैं जनरलाइज करके आपको बता देता हूं। अब सुनिए, एक जनरल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। हम OCH3 OH इनकी कोई बात नहीं करते, ठीक है, एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन निकालते हैं। मैं 4 डिफरेंट पॉइंट्स बोल रहा हूं, केयरफुली सुनना। अब आप केस 1, 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें अब केस 1 लिया मैंने। जो अटैच्ड ग्रुप है वो -I एंड -R, दोनों ग्रुप्स, मतलब दोनों इफेक्ट्स उस ग्रुप के नेगेटिव हैं।
मतलब वो रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इंडक्टिव में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इन चारों में मैं ये बोल रहा हूं कि जो NO2 ग्रुप है दैट हैज -I एंड -R इफेक्ट, राइट, -I -R। अब कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया। जब ये ग्रुप अटैच्ड है तो एनिलीन से हमेशा कम बेसिक नेचर मिलना है। अब कम बेसिक में कितना कम, किसको कहां रखना है, जनरलाइज कर रहे हैं हम। कोई भी ग्रुप -I -R दोनों माइनस है तो उस केस में एनिलीन से कम बेसिक नेचर शो करते हैं। इसमें लीस्ट बेसिक हमेशा ऑर्थो वाला होगा, लीस्ट बेसिक, जब ऐसा ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर हो। और पैरा वाला उसके बाद बेसिक नेचर के बढ़ते हुए ऑर्डर में सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा। लीस्ट बेसिक हो गया पैरा वाला, फिर उसके बाद लीस्ट बेसिक हुआ ऑर्थो वाला, सेकेंड पोजीशन पे आया पैरा, और फिर उसके बाद आएगा मेटा, और फिर उसके बाद आएगा एनिलीन। बढ़ता हुआ बेसिक नेचर बोला है मैंने। इस बार मेटा पर इफेक्ट कम हो गया क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट इज लेस एप्लीकेबल। इंडक्टिव इफेक्ट भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कम होता है। एक ही कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन सुने। सेकंड कंक्लूजन मैं निकाल रहा हूं दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। अब दोनों पॉजिटिव में क्या होगा, मेटा वाला और पैरा वाला एनिलीन से ज्यादा बेसिक होंगे, लेकिन ऑर्थो वाला एनिलीन से कम बेसिक होगा। दैट इज द कंक्लूजन। अब इस केस में यदि मेटा और पैरा जो बचे हैं इसमें ज्यादा बेसिक की बात करें तो पैरा विल बी मोर बेसिक, मेटा विल बी लेस बेसिक। हाँ, एन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगाए, ठीक है। हाँ, आई गॉट इट, ठीक है। मतलब आप वहां पर स्टीरिक फैक्टर को भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाना चाहते हैं, है ना। तो एक काम करें, -I -R +I +R, ये केस क्लियर हो गए। तीसरा केस, अभी 4 केसेस सुन ले, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं कि 4 केसेस सुन ले। तीसरा और फोर्थ केस जो मैं बोल रहा हूं, थर्ड एंड फोर्थ केस, इसमें मैं ये बोल रहा हूं कि ये इफेक्ट अपोजिट जाएंगे और अपोजिट वाला यही केस बनता है। अपोजिट में कभी भी -R और +I नहीं आता। अपोजिट केस जब भी बनेगा, जैसे हेलोजेंस होते हैं, अल्कोक्सी ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इनमें -I होता है और +R होता है। तो अब ये जो 2 केस बन रहे हैं उसमें मैं केवल डोमिनेंस की बात कर रहा हूं। 2 केस जो मैं ले रहा हूं उसमें डोमिनेंस -I का ज्यादा है या +R का ज्यादा है। मैं सारे आंसर्स एक जनरल वे में तभी दे सकता हूं जब दोनों इफेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में थे। अब ये जो 2 केस बन रहे हैं इसमें एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि डोमिनेंस ऑफ +R होने पर मेटा वाला पैरा वाला विल बी मोर बेसिक। पैरा पोजीशन पे मोर बेसिक नेचर आना है। लेकिन रिगार्डिंग ऑर्थो एंड मेटा, conclusions cannot be drawn without looking at the KB values. KB values के बगैर आप conclusions नहीं निकाल सकते। और सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली जब KB values आती हैं हमारे सामने तो हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रीजंस कि इसके क्या क्या प्रोबेबल रीजन रहे होंगे जो इसकी KB वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है या सो एंड सो कंपाउंड से कम है। आप जो कह रहे हैं दिस इज थ्योरेटिकल चीजें हैं। जैसे ऑन पेपर आपने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, एक क्वेश्चन आया है आपकी तरफ से, ठीक है, एन की जगह एन के साथ मैंने 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच कर लिए और अब मैं रिंग में
OCH3 ग्रुप्स लगा दूं, विदाउट KB वैल्यूज I cannot write the order and I cannot give the reasons also. हम अपने आंसर को KB वैल्यूज के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस हाँ, इस केस में हम ग्रुप्स अटैच कर लेते हैं OCH3 ग्रुप्स, राइट। OCH3 ग्रुप मैं फिर से बोलूंगा, जब पैरा पर है तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, पैरा पर सबसे ज्यादा बेसिक, मेटा पर उससे कम बेसिक होगा, एनिलीन उससे और कम बेसिक होगा, और ग्रुप यदि ऑर्थो पोजीशन पे है तो और कम बेसिक होगा। मतलब वही जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मतलब इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यदि आपने मिथाइल ग्रुप भी अटैच किए हैं तो द सेम ऑर्डर इज कमिंग। मिथाइल वाला ही जो ऑर्डर मैंने लिया है सेम इज एप्लीकेबल। अमीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को अब हमें कंटिन्यू करना है, तो कुछ एक केमिकल रिएक्शंस इंक्लूड कर लेते हैं जो अमीन्स में पॉसिबल होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट्स, पर्टिकुलरली कुछ मेटल्स जैसे सिल्वर, कॉपर, इनके सॉल्ट्स एग्जैक्टली जैसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, वही रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। इसकी जगह यदि अमोनिया होता तो एक डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनता, डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। यहां पर भी सिमिलर केस है, इंस्टेड ऑफ अमीन कॉम्प्लेक्स मिथाइल अमीन कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये रिएक्शन अमीन्स के बेसिक नेचर की वजह से होती है। जस्ट लाइक अमोनिया, इथाइल एंड मिथाइल अमीन्स, स्पेशली मिथाइल एंड इथाइल अमीन्स जस्ट लाइक अमोनिया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कॉपर सल्फेट यदि आप लेते हैं, टेट्रामीन कॉपर सेकंड सल्फेट कॉम्प्लेक्स बनता है अमोनिया के साथ। यहां पर इंस्टेड ऑफ अमोनिया मिथाइलमीन लेना है हमें, coordination number of copper is 4, so this way we get this complex tetramine copper second sulfate के comparable complex आपको मिलता है। So this is reaction with metal salts showing the Lewis basic nature of amines. After this let us continue with reaction with alkyl halides, reaction with अल्काइल हैलाइड्स। ये रिएक्शंस प्रिपरेशन के वक्त हो चुकी हैं, इसलिए मैं प्रोसेस को थोड़ा फास्ट आगे बढ़ा रहा हूं। यदि प्राइमरी अमीन्स अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किए जाते हैं तो प्रोडक्ट सेकेंडरी अमीन्स बनते हैं। सेकेंडरी अमीन्स यदि किसी अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किए जाते हैं तो टर्शरी अमीन प्रोडक्ट होते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में देखा था। यदि कोई टर्शरी अमीन आप अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वी गेट द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इस रिएक्शन का यानी अमीन्स की जो अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन होती है, इसका लेकिन एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को हम देखते हैं। प्राइमरी अमीन्स सेकेंडरी अमीन्स में कन्वर्ट होते हैं, सेकेंडरी टू टर्शरी, टर्शरी अमीन्स क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेते हैं। रिएक्शन का एप्लीकेशन पार्ट
एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स के एप्लीकेशन में मिलता है। यदि आपके पास प्राइमरी अमीन सपोज इथाइल अमीन है, इस केस को ध्यान से देखें, इथाइल अमीन है, एंड इफ इट इज बीइंग ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ CH3 एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, वही SN रिएक्शन हो रही है, 1 by 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर फाइनली एक क्वाटरनरी सॉल्ट मिलेगा, एंड दैट क्वाटरनरी सॉल्ट इज CH3 CH2N, I directly write CH3 thrice, ये N पॉजिटिव I नेगेटिव है, क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड करके ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इसका एप्लीकेशन इस वे में है, देखिए आप इसको ट्रीट करते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इससे क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड जो बना है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AgI प्रेसिपिटेट आउट होगा, ये बन जाता है। द इंपॉर्टेंट स्टेप इज नेक्स्ट वन, जब ये डिकम्पोज होता है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इट इज डिकम्पोज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज अल्कीन। डिकम्पोज करने पर प्रोडक्ट अल्कीन, टर्शरी अमीन H2O, ये मिलते हैं। ओवरऑल मैनर में मैं कहूंगा इस स्टेप के रेफरेंस में कि इसमें डिहाइड्रेशन हुआ है, डिकम्पोजिशन विथ डिहाइड्रेशन। तो डिकम्पोजिशन में तो आप ये समझ लीजिए कि यू हैव टर्शरी अमीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, वाटर यानी OH नेगेटिव और एक H पॉजिटिव गया है यहां से। खास बात सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि इस रिएक्शन में इट इज कॉल्ड एज एन इलिमिनेशन रिएक्शन। इस इलिमिनेशन रिएक्शन में जब अल्कीन बनता है तो बीटा पोजीशन वाला हाइड्रोजन एस H पॉजिटिव रिमूव होता है, बीटा पोजीशन वाला हाइड्रोजन एस H पॉजिटिव रिमूव होता है। अब यदि आपके पास यहां पर बीटा पोजीशन की दो चॉइस होती तो स्टेरिकली लीस्ट हिंडर्ड बीटा पोजीशन से प्रोटॉन रिमूवल होता है, और इस एलिमिनेशन को हॉफमन्स एलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। हॉफमन्स एलिमिनेशन, दिस इज हॉफमन्स एलिमिनेशन। आई रिपीट, ये रिएक्शन मैंने जनरलाइज करके दी है। हॉफमन्स एलिमिनेशन मतलब मैं कौन से पॉइंट पर स्ट्रेस दे रहा हूं, आप एक एग्जांपल से कंपेयर करिए, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सपोज हमारे पास है से 2-क्लोरोब्यूटेन और इससे हम बनाना चाहते हैं अल्कीन। मेथड वन, आपने लिया एल्कोहलिक KOH, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाएगा, प्रोडक्ट अल्कीन देगा, मेजर प्रोडक्ट ब्यूटूइन बनता है। KOH इलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड डबली बॉन्डेड कार्बन वाला अल्कीन प्रोडक्ट देता है, जिसको सेटजेव्स प्रोडक्ट कहा जाता है। सेटजेव्स प्रोडक्ट। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन जब आप एक नॉर्मल KOH अल्कोहलिक लेकर करवाते हैं तो यू ऑलवेज गेट मोर स्टेबल अल्कीन। मोर स्टेबल अल्कीन वो होते हैं जो मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन वाले होते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, वो सेटजेव्स प्रोडक्ट कहलाते हैं। पर यदि मुझे ब्यूटूइन नहीं चाहिए एंड इफ आई वांट ब्यूटवानीन एज द प्रोडक्ट, तो मैं कहूंगा कि मुझे सेटजेव्स प्रोडक्ट नहीं, मुझे
हॉफमैन्स प्रोडक्ट चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन्स प्रोडक्ट. नो डाउट ये अल्कीन इससे कम स्टेबल है, ये अल्कीन इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है, पर आपने जो रिएजेंट्स का सीक्वेंस लिया है वो केवल इसी के फॉर्मेशन को फेवर करता है. यहां रिएजेंट्स का कॉम्बिनेशन, पहले आपको इसको अमोनिया की एक्सेस अमाउंट के साथ ट्रीट करना है. एक्सेस में एक्चुअली सिर्फ प्राइमरी अमीन बनेगा, फिर उसका आप कर दें एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, तो सेकेंड स्टेप होगी CH3I के साथ रिएक्शन. ये भी एक्सेस लेना पड़ेगा. अमोनिया एक्सेस में लेने से प्राइमरी अमीन Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय NH2. फिर आपके पास CH3I से क्वाटर्नरी अमोनियम आयोडाइड आ जाएगा. थर्ड स्टेप आप एक साथ लिख सकते हैं Ag2O प्लस H2O एंड हीट, हीटिंग विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. दिस गिव्स यू द हॉफमैन्स प्रोडक्ट. तो अब ये वाली स्टेप आप इमेजिन करें कि जब आप यहां पर एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन इसका कर चुके हैं, देन व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कंपाउंड. क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास कौन सा है, ये देखिए CH3 CH2 CH CH3 N CH3 थ्राइस, ये पॉजिटिव OH नेगेटिव. दिस वाज टेकन. अब बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन मेरे पास दो अवेलेबल थे. CH2 वाला कार्बन भी ये बीटा है एडजेसेंट टू दिस, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा. So we have two choices for the beta hydrogen. As a proton, इसमें स्टेरिकली लीस्ट हिंडर्ड बीटा पोजीशन से H प्लस निकलता है और अल्कीन बनता है. So that is हॉफमैन्स एलिमिनेशन. यदि आप इन दोनों का फर्क समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, स्टेरिकली हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन क्यों निकला यहां पर, लेस हिंडर्ड, सॉरी स्टेरिकली लेस हिंडर्ड, तो मैं कहूंगा जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक टर्म यूज की थी कि देयर आर थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक फैक्टर्स दैट गवर्न द रिएक्शंस. कौन सा फैक्टर वहां डोमिनेट कर रहा है, यह बात आपको देखनी है. सेटजेफ्स प्रोडक्ट मतलब ज्यादा स्टेबल अल्कीन का बनना. ये ज्यादा स्टेबल अल्कीन का बनना मतलब रिएक्शन को थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं. इस केस में स्टेरिकली लीस्ट हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन निकलकर प्रोडक्ट बना, मतलब थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स ने इसको कंट्रोल नहीं किया. थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती तो ये प्रोडक्ट मिलता, इसको कंट्रोल किया है काइनेटिक फैक्टर ने. स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग जो कम हिंडर्ड पोजीशन थी वहां से प्रोटॉन निकला है. सो दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड, दिस इज thermodynamically controlled. So that is an important application of reaction of amines with alkyl halides. I hope this point is clear. इसके आगे के रिएक्शंस में हम अमीन्स का डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स के साथ में जैसे असाइलेशन, बेंजोइलेशन, इन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे. और खास बात होगी कि आगे कई रिएक्शंस में कोई प्राइमरी अमीन्स में पॉसिबल है, कोई सेकेंडरी अमीन्स में पॉसिबल है, या रेस्ट्रिक्शंस होंगे. एलिफेटिक में नहीं होती, एरोमेटिक में होती है. एलिफेटिक के प्रोडक्ट्स अलग है, एरोमेटिक के अलग हैं. इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी. बट फॉर दैट नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंक्लूड करूंगा इन सभी चीजों को. तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, टुडे वी हैव डन टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें एक इंपॉर्टेंट केस बिल्कुल ना भूलें, हॉफमैन्स एलिमिनेशन वाला था. You should know how to prepare a more stable as well as how to prepare a less stable alkene starting with an alkyl halide. So rest of the things will be included on